हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होती है, जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल की जो अंदर की लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर परमिएबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। परमिएबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल के जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट से बहुत ही डिफरेंट होता है। अब एनिमल सेल जैसे ब्लड सेल की बात कर रहे हैं तो उसके आयंस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी सेल के अंदर किन्हीं मॉलिक्यूल का अंदर आना और बाहर जाना, मतलब इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका एक जो फिजिकल नेचर होता है स्पेसिफिक, और परमिएबिलिटी के बेसिस पर हम देखते हैं तो कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो मेनली दो टाइप की होती है। तो फर्स्ट जो है, एक तो होती है इम्परमिएबल, परमिएबल जिसे हम हिंदी में अपारगम्य कहते हैं, और दूसरी होती है परमिएबल जिसे हम बोलते हैं पारगम्य। अब इम्परमिएबल मतलब क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं होता है, उसे तो हम बोलते हैं इम्परमिएबल। मतलब जैसे कि ये कोई सेल है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इससे किसी भी टाइप के सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन कैसी होगी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। दूसरी हम बात करते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो सेल के चारों तरफ ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस का अंदर आना और बाहर जाना पॉसिबल होता है तो उसे हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये पारगम्य है, इससे होकर के सब्सटेंस अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम परमिएबल मेम्ब्रेन को वापस से डिवाइड करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमिएबिलिटी होती है उसमें दो टाइप की मेम्ब्रेन वापस हो सकती है, एक होती है सेमी परमिएबल और एक होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेमी परमिएबल जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य। क्लियर? तो ऐसी मेम्ब्रेन जो वाटर या फिर जिसे हम वाटर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू वाटर का ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब वाटर अंदर आ सकता है, वाटर बाहर जा सकता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्यूट या वाटर का ट्रांसपोर्ट ही होता है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो वाटर और उसमें डिसॉल्व सब्सटेंस की परमिएबिलिटी में भिन्नता रखती हो। जैसे कि एग्जांपल अपन मानते हैं कि वाटर और कुछ जो डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और सॉल्ट जो हैं उनका जो एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे ही फिजिकल नेचर वाली जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि वाटर और उसमें जो डिसॉल्व सब्सटेंस है उसकी परमिएबिलिटी में यहाँ पर ग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि हमने क्या बात की कि ये वाटर है और इस वाटर में कोई सब्सटेंस जो है वो घुले हुए हैं यहाँ पर। क्लियर? तो वाटर के अंदर जो सॉल्यूबल सब्सटेंस है, जैसे कि हम बात करते हैं ग्लूकोज एंड सॉल्ट की, ग्लूकोज एंड सॉल्ट, तो
ग्लूकोज और जो सोल्ट का एक्सचेंज है वो हो सकता है, लेकिन ऐसे ही फिजिकल नेचर वाले जो दूसरे सब्सटेंस है उनका एक्सचेंज नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पहले भी पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। इसमें लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या है कि लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए एक हिंडरेंस पैदा करती है, लेकिन फिर भी कुछ सब्सटेंस इस लिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। अब इस मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं उनका मेन रोल होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर की कंटिन्यूटी को विच्छिन्न करते हैं। अब जैसे आप देखिए, हमने पहले देखा था कि ये लिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर होती है। ओके, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये लिपिड्स की बाइलेयर है। अब हमने क्या देखा था, इस लिपिड की बाइलेयर में कुछ प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होते थे। क्लियर? तो लिपिड की कंटिन्यूटी को ब्रेक कौन करते हैं? ये प्रोटीन्स ब्रेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल उनका मेन रोल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की लेयर की जो कंटिन्यूटी होती है उसको ब्रेक करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का एक अल्टरनेटिव बनते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इसमें से कुछ प्रोटीन जो हैं वो प्रोटीन चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स या आयन इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, और कुछ कैरियर प्रोटीन्स की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पोर्स, ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल की साइज, उसके चार्ज, और सब्सटेंसेस की वाटर और ऑयल में सॉल्युबिलिटी, और ट्रांसपोर्ट होने वाले सब्सटेंस की साइटोप्लाज्म की में उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप से होता है, उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट को हिंदी में हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन, जिसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह होता है, मतलब तरफ होता है। जैसे कि इधर अपन देखते हैं कैसे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल का, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आप यहाँ देखिए, जैसे सपोज यहाँ कोई मॉलिक्यूल से इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत हाई है, यहाँ बहुत ज्यादा है, और इधर बहुत कम है, तो इनका मूवमेंट किधर की तरफ होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा कौन सा होता है? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्लियर? फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ओके, तो ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। और एक दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो सबसे पहले या तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं। क्लियर? तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट और उसकी डायरेक्शन में जो डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपने एक परफ्यूम की बॉटल खोली है। जब आप उसको प्रेस करते हैं उसके बटन को, तो उसमें से जो परफ्यूम होता है वो निकल करके पूरे रूम में फैल जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की कहाँ थी? उस परफ्यूम की बॉटल में थी। और जब आपने उसको प्रेस नहीं किया था तो रूम में उसकी कंसंट्रेशन थी ही नहीं, या फिर थोड़ा सा जब आपने प्रेस किया तो उसकी कंसंट्रेशन रूम में कम थी।
तो मूवमेंट किधर से किधर हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। परफ्यूम की बॉटल में उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो ज्यादा से कम की ओर हुआ, इसलिए वो क्या हो गए, सारे मॉलिक्यूल पूरे रूम में डिफ्यूज हो गए। तो इस टाइप के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। और इस टाइप के डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्लियर। और ये ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। दूसरी बात अपन करते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन की। कई सब्सटेंस जैसे शुगर और एमिनो एसिड्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट वो उनका ट्रांसपोर्ट होता है। और ये स्पेसिफिकली ये डिफ्यूजन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से कौन सा डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन फास्ट होता है। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, और जबकि फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कैरियर्स होते हैं। ये कैरियर की हेल्प से होता है, इसलिए इसे फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं, क्लियर। और इसमें एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती है, मतलब यहाँ एनर्जी यूज में नहीं आती है। और इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरह होता है, क्लियर। अब जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को शो करता है। मतलब सिंपल डिफ्यूजन की रेट जो है वो डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में, अगर आप इन उसकी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ती जाती है। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर पहुंच करके क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसका कारण ये है कि इसमें जो कैरियर्स होते हैं, उन कैरियर्स में ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो जब वो कैरियर सेचुरेटेड हो जाते हैं तो उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट होती है वो एक लिमिट तक पहुंच जाने के बाद में उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं आते, क्लियर। तो यहाँ अपन क्या बात कर रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन तो नॉर्मल है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कैरियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन फास्ट होता है, कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सेचुरेशन काइनेटिक्स या संतृप्ति गतिकी को ये शो करता है। मतलब होता क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन की जो रेट है वो डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो उसके साथ इसकी रेट भी बढ़ेगी। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर पहुंचने के बाद में ये स्टेबल हो जाएगी। इसका कारण ये होता है कि इस टाइप के लिए जो स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं, उन कैरियर्स में ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए बाइंडिंग साइट होती है। अब जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर सपोज यहाँ पर एक कैरियर है, ये देखिए आप, ये कैरियर है इस मेम्ब्रेन के अंदर, ओके। अब यहाँ पर कोई सोल्यूट जो है वो यहाँ आकर के, अब इस सोल्यूट की शेप मान लो इस टाइप की है, ओके। तो ये यहाँ आकर के फिट हो जाएगा, दोनों में इस स्लॉट के अंदर फिट हो जाता है यहाँ पर। तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, तो इस टाइप के लिए क्या होता है कि जो स्पेसिफिक या रिक्वायर्ड जो कैरियर होते हैं, उन कैरियर में ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक साइट होती है। ये क्या है, कैरियर, इसमें इसके लिए जुड़ने के लिए क्या है, कुछ स्पेसिफिक साइट होती है। तो जब कैरियर सेचुरेटेड होता है, मतलब उसमें जितनी साइट प्रेजेंट है उस पर सब्सटेंस आकर के जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सेचुरेटेड हो जाएंगे। तब ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन की रेट जो है वो अपनी हायर लिमिट अचीव कर लेती है, क्लियर। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिसिटी को शो करते हैं, क्लियर। तो ये तो हमने पढ़ा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैकेनिज्म में क्या है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में सबसे पहले डिफ्यूज होने वाले सब्सटेंस जो है वो कैरियर प्रोटीन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसे कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अब इस कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो सोल्यूट है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी ओर चले जाते हैं। तो पहले तो क्या हुआ, ये दोनों बाइंड हुए, अब इसकी शेप ही पूरी चेंज हो जाएगी। अब मान लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे देखिए मैं इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ।
ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये मैंने इस टाइप से कैरियर प्रोटीन बनाया है। ओके, अब यहाँ इसकी शेप ऐसी है तो हम कैरियर की शेप, सॉरी सब्सटेंस की शेप ऐसी बना देते हैं जो उसके स्लॉट में फिक्स हो जाए ऐसी। क्लियर, ये पूरी मेम्ब्रेन है। फिर क्या होगा, यहाँ पर इसकी बाइंडिंग हो गई सोल्यूट की, और ये क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन है पूरा ही। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं वो इस टाइप का बनाएंगे। वन मिनट। अब यहाँ हम देखें कि ये वाली चीज यहाँ ओपन है, इसीलिए सॉल्यूट जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर, अब यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट बाइंड हो चुके हैं। क्लियर, ये देखिए इधर भी सॉल्यूट बाइंड हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले डिफ्यूज होने वाले सब्सटेंस जो हैं वो कैरियर के साथ में जुड़ जाते हैं। ये देखिए ये सब्सटेंस है और ये कैरियर है, इस कैरियर के साथ में ये जुड़ जाते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे तो क्या होगा कि जो सोल्यूट है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी ओर चले जाएंगे। अभी सोल्यूट यहाँ थे, फिर इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ, देखिए ये पहले यहाँ से ओपन था, अब ये यहाँ से क्लोज हो जाता है और नीचे से ओपन हो जाता है। तो ये सोल्यूट कहाँ चले जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी ओर चले जाते हैं। पहले ये इधर थे, अब ये इधर की तरफ आ जाते हैं। क्लियर, और ये कैरियर से रिलीज कर दिए जाते हैं और इसके बाद में जो कैरियर है वो अपनी वापस पहले की पोजीशन में आ जाता है। तो इस टाइप से कैरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, और डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल के साथ में वो खुद को अस्थायी तौर पर चेंज करने की वो कैपेबिलिटी रखते हैं, जिससे ये उन मॉलिक्यूल्स को खुद व्यवस्थित करके सेल में पहुंचा सकते हैं। क्लियर, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है ग्लूकोज का आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, आरबीसी के थ्रू। वो एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल या सुकरण विसरण का एग्जांपल होता है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे सपोज ये आरबीसी है, ओके, ये क्या है आरबीसी, और ये वाली क्या है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर, तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ग्लूकोज के कैरियर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज के कैरियर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये कैरियर सेल के अंदर डिफ्यूज होने वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो किसको बाइंड करते हैं, ग्लूकोज के साथ में बाइंडिंग होती है उनकी, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब इस बाइंडिंग के कारण क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की जो शेप है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ग्लूकोज के सेल में रिलीज होने पर कैरियर जो है वापस अपनी पहले की पोजीशन में आता है। तो सपोज देखिए ये कैरियर्स हैं, ये क्या करेंगे, वन मिनट, इसको ठीक से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये देखिए जैसे कि अपन ने माना यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये किसको बाइंड करते हैं, ग्लूकोज को बाइंड करते हैं। फिर इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं तो ये ग्लूकोज को आरबीसी के अंदर की तरफ रिलीज कर देते हैं और वापस ये अपनी पहले की पोजीशन में आ जाते हैं। क्लियर, तो जैसे देखिए अभी इस पोजीशन में है तो बाद में ये किस पोजीशन में हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट पोजीशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये इधर से ओपन है, बाद में वो क्या हो जाएंगे, इधर से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये इस टाइप से हो जाते हैं।
तो क्या हो जाएगा, पहले ग्लूकोज यहाँ से रिसीव हुआ, अब इस ग्लूकोज को ये अंदर आरबीसी के अंदर डाल देंगे। तो ये इस टाइप का डिफ्यूजन क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है, क्योंकि ये कैरियर्स की हेल्प से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।